हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर गोइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन नंबर 14 से सेक्शन नंबर 18 तक हिंदू मैरिज एक्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 14 है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जनरल रूल याद रखो कि डिवोर्स की पिटिशन शादी के 1 साल के अंदर अंदर आप फाइल नहीं कर सकते। मतलब 1 साल बीतने के बाद ही आप जो है डिवोर्स की पिटिशन लगा सकते हो। 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, जैसे कि शादी का अगर 6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, तो आप ऐसे में जो है मैरिज की डिवोर्स की पिटिशन नहीं लगा सकते। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल अगर हार्डशिप है पिटिशनर को या कोई एक्सेप्शनल डिप्रेविटी है ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, तो फिर जो है कोर्ट अलाउ कर देती है। उसके लिए भी चीज़ें दी हुई हैं। एक सबसेक्शन नंबर 2 इसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या बताया है, इट सेज इन डिस्पोजिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, जब कोर्ट इस सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर रही है फॉर लीव टू प्रेजेंट अ पेटिशन फॉर डिवोर्स बिफोर द एक्सपायरेशन, जब कोर्ट कह रही है कि ठीक है 1 साल के पहले, मतलब 1 साल एक्सपायर होने से पहले आप जो है पेटिशन को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द इंटरेस्ट, तो कोर्ट रिगार्ड में लेगी, कोर्ट ध्यान देगी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अगर कोई बच्चे हुए हैं उस एक मतलब उस मैरिज से, तो उन बच्चों का भी ध्यान देना होगा कोर्ट को, ठीक है, ऑफ द मैरिज, एंड टू क्वेश्चन वेदर देयर इज अ रीजनेबल प्रोबेबिलिटी। और ये चीज़ भी कोर्ट देखे कि क्या कोई रीजनेबल प्रोबेबिलिटी है, क्या कुछ ऐसा है, या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे कुछ ऐसे प्रोबेबल सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो सकता है, पार्टीज के बीच में दोबारा से साठगांठ हो सकती है। ये सारी चीज़ें कोर्ट देखी कि जब इस तरीके की एप्लीकेशन कोर्ट हियर कर रही है, तो 1 साल के अंदर अंदर वाली शादी को। अब आते हैं सेक्शन नंबर 15 में। इट सेज डिवोर्स्ड पर्सन व्हेन में मैरी अगेन, कब डिवोर्स के जिनका हुआ है वो कब दोबारा शादी कर सकते हैं, तो व्हेन अ मैरिज हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स एंड ईदर देयर इज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री, ठीक। जब मैरिज डिसॉल्व हुई है डिवोर्स के थ्रू और कोई राइट नहीं है अपील करने का उस डिग्री के अगेंस्ट, इफ देयर इज सच अ राइट टू अपील, और इफ देयर इज और अगर राइट है, टाइम ऑफ अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड, जो टाइम है अपील करने का, जैसे मान लो कि 90 डेज हैं अपील करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 90 डेज हैं अपील करने के लिए, बस अपील ये 90 डेज जब खत्म हो गए तो आप दोबारा शादी कर सकते हो, ठीक, विदाउट एन अपील बीइंग प्रेजेंटेड, और एन अपील हैज बीन प्रेजेंटेड, या फिर अपील जब प्रेजेंट कर दी, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी ने अगर मान लो अपील प्रेजेंट कर दी, तो उसको डिसमिस अगर कर दिया गया है, तो उसके बाद भी जो है आप दोबारा शादी कर सकते हो। इट शैल बी लॉफुल फॉर द ईदर पार्टी टू द मैरिज टू मैरी अगेन, ठीक है, तो दोबारा से शादी हो सकती है। फिर उसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 16 में। अब यहाँ पर लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम कह रहे हैं वॉइड या वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में। देखते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल, हम इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि मैरिज वो नल एंड वॉइड है अंडर सेक्शन 11। एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज, उस मैरिज से, उस शादी से जो कोई भी बच्चा हुआ है, हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट, वो बच्चा लेजिटिमेट होता अगर वो मैरिज वैलिड होती, तो वो बच्चा लेजिटिमेट होता, ठीक है, नाजायज ना होता। अगर वो मैरिज वैलिड होती तो हम उस बच्चे को लेजिटिमेट ही मानेंगे, भले ही शादी नल एंड वॉइड हो गई है, ठीक। वेदर सच चाइल्ड इज बॉर्न, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा कब बॉर्न हुआ, बॉर्न बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक। एंड वेदर or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, and whether or not the marriage is held to be void otherwise than on a petition under this act। तो बेसिकली वो बच्चा लेजिटिमेट ही होगा, भले ही मैरिज नल एंड वॉइड है, उसी तरीके से वो बच्चा लेजिटिमेट होगा जैसे कि वो मैरिज वैलिड है, ठीक। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कह रहा है वेयर अ डिक्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइडेबल मैरिज। अब ये तो वॉइड के बारे में बता रहा, सबसेक्शन 1 तो वॉइड के बारे में बता रहा है, सबसेक्शन 2 वॉइडेबल मैरिज के बारे में बता रहा है। अंडर सेक्शन 12 कह रहा है एनी चाइल्ड बिगॉटन और कंसीव्ड बिफोर द डिक्री इज मेड, डिक्री आने से पहले किसी बच्चे को कंसीव किया गया है, मतलब उसका जन्म हो गया है, या बिगॉटन वो वूम्ब में आ चुका है, माँ की कोख में वो आ चुका है, who would have been the legitimate child, वो एक legitimate child होता of the parties to the marriage if at the date of decree it had been dissolved instead of being annulled, ठीक है, वो एक
वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड होता, ठीक है, शैल बी डीम टू बी देयर लेजिटिमेट चाइल्ड, तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा। वही सेम बात है कि मतलब अगर हुई है शादी अगर वॉइड अवॉइडेबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शादी से अगर कोई बच्चा हुआ है तो दोनों ही शादी से वॉइड अवॉइडेबल हो मैरिज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा लेजिटिमेट ही माना जाएगा, आप उसे नाजायज नहीं कह सकते, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 सेज नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी कॉन्स्ट्रूड। जो कुछ भी सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में लिखा गया है उसको हम इस तरीके से नहीं समझ सकते, कॉन्स्ट्रूड का मतलब हम इस तरीके से नहीं समझ सकते एज कन्फरिंग अपॉन एनी चाइल्ड ऑफ मैरिज विच इज नल और एंड वाइड और विच इज annulled by a decree of nullity under section 12 any rights in or to the property of any person other than the parents in any case where but for the passing of this act any such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by the reason of his not being the legitimate of his parents। यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 17, मतलब प्रॉपर्टी में उसका उतना ही हक रहता है, ठीक है। देन सेक्शन नंबर 17 है पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। सो एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद उन दोनों के बीच में शादी हुई लेकिन वो शादी वॉइड है एट द डेट ऑफ सच मैरिज ईदर पार्टी हैड द हस्बैंड और वाइफ, मतलब जब उनकी शादी जब बेसिकली जब दूसरी शादी हुई तो उसमें जो पहली बीवी है या जो पहला हस्बैंड है वो जिंदा था, ठीक है, living, and the provisions of section 494 and 495 IPC shall be applied accordingly। तो 494 और 495 लग जाएगा। फिर उसके बाद आओ सेक्शन नंबर 18 पे। तो सेक्शन नंबर 18 क्या कह रहा है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज। अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया है कुछ अदर कंडीशंस जो होते हैं हिंदू मैरिज के तो क्या होगा, सजा बता रखी है, पनिशमेंट बता रखी है। एवरी पर्सन हु प्रोक्योर्स अ मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी सोलमनाइज्ड अंडर दिस एक्ट, कोई अगर चाह रहा है कि सोलमनाइज हो इस एक्ट के अंदर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉजेज 3rd, 4th एंड 5th, तो ये आप अपनी बैरक में देख सकते हो। सेक्शन 5 शैल बी पनिशेबल, अगर सेक्शन 5 में जो कंडीशंस दे रखी हैं अगर उसका कॉन्ट्रवीन वगैरह हुआ है तो पनिशेबल होगा किससे, इन द केस ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5। अगर क्लॉज 3 को कॉन्ट्रवीन किया तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल की और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विद बोथ, ठीक, ये तो क्लॉज 3 की बात हुई। फिर अगर वही चीज कॉन्ट्रवीन किया, वही कंडीशन कॉन्ट्रवीन करी 4 और 5 क्लॉज की, सेक्शन नंबर 5 की, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि एक्सटेंड करेगी 1 मंथ तक और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लेजिटिमेसी बच्चे की देखी जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जुरिस्डिक्शन और प्रोसीजर वाला पार्ट शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।